और एवरीवन दोस्तों, आज है मई 22 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक हमें करने वाले हैं। आज आप देख सकते हो क्लियरली, आज थोड़ी लिस्ट लंबी लग रही है टॉपिक्स की, लेकिन सभी टॉपिक हम लोग इक्वली डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। कुछ टॉपिक जो नए वाले हैं, जैसे एग्रीकल्चर मार्केट में हम लोग ई नाम के बारे में बात करेंगे, ये टॉपिक हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। उसके अलावा ईरान के प्रेसिडेंट रईसी जी की अभी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई है, उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं। ईरान की पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा सा, और इंडिया का ईरान के साथ रिलेशनशिप, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक आर्टिकल आपको नजर आएगा, जिसमें हम लोग पर्सनैलिटीज के बारे में बात करेंगे। दुनिया में तीन तरह की पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप वो मानी जाती हैं, जिसमें से एक पर्सनैलिटी होती है करिश्मा। ठीक है, करिज्मेटिक पर्सनैलिटी जो होती है उनके बारे में बात करेंगे। ये एक सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, फिलोसफी के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल हम लोग करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कुछ एग्जांपल्स के साथ बात करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे स्पेशली इस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ी बात कर सकते हैं। उसके अलावा एनवायरमेंटल फुटप्रिंट का एक छोटा सा टैक्स सेक्शन दिया गया है। जो इंडिया में रिच लोग हैं, एफ्लुएंट जो क्लास है इंडिया में, वो कितना क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करती हैं, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक छोटा सा आर्टिकल दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट आरबीआई फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, यूजुअली क्या होता है, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डिले हो जाता है या फिर उनका कॉस्ट ओवररन हो जाता है। कॉस्ट ओवररन का मतलब होता है जैसे 2000 करोड़ में अगर कोई प्रोजेक्ट कवर होना है एक साल के अंदर, तो वो 3 साल में कवर होता है, और ये कॉस्ट भी जो है 5000 करोड़ रुपए चली जाती है। तो दिस इज कॉस्ट ओवररन, दिस इज टाइम ओवररन, डिले हो जाते हैं बेसिकली प्रोजेक्ट। उस कॉन्टेक्स्ट में आरबीआई ने छोटा सा गाइडलाइन यहाँ पे दिया है। इसके बारे में बात करेंगे। और इंडिया का इलेक्शन अभी चल रहे हैं भैया, पीक पे चल रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सेंट्रल एजेंडा में नहीं है। सेंट्रल तो छोड़िए, दूर दूर तक भी नहीं है। उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे आज के एडिटोरियल से। तो मिक्स है टॉपिक्स का जो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर किया करें। कमेंट सेक्शन में हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, जो भी अगर करना है कर सकते हैं, ताकि थोड़ी अटेंडेंस आप देते रहें। मुझे पता चलना चाहिए कौन से स्टूडेंट्स हमारे जो रेगुलर एनालिसिस देखते हैं। कोई अगर आप कोई फीडबैक है, हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपने इस एनालिसिस को फर्दर, आप वो भी सजेशन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए जी, तो पहला जो आर्टिकल है, हम लोग पर्सनैलिटी से ही शुरू करते हैं बेसिकली। ठीक है, पर्सनैलिटी वाला आर्टिकल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसलिए पहला हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और क्योंकि इंडिया में इलेक्शन चल रहे हैं, तो मोदी जी एक बड़ी करिज्मेटिक पर्सनैलिटी कुछ लोगों के द्वारा तो बेसिकली माने ही जाते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर सकते हैं सोशियोलॉजी वाले पर्सपेक्टिव से। तो एक सोशियोलॉजिस्ट हुआ करते थे बहुत फेमस, फिलोसफर, सोशियोलॉजिस्ट, बहुत कुछ रहे। इनका नाम था मैक्स वेबर। मैक्स वेबर, इन्होंने अथॉरिटी, अथॉरिटी कह लीजिए, लीडरशिप कह लीजिए, हालांकि अथॉरिटी और लीडरशिप अलग अलग होती हैं। कोई जो ब्यूरोक्रेट होता है वो भी एक अथॉरिटी होती है, राइट। आईएएस ऑफिसर होता है, सेक्रेटरीज होते हैं, कोई आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, वो भी अथॉरिटी होते हैं। और लीडर जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो भी एक अथॉरिटी होते हैं। तो उन्होंने अथॉरिटीज को तीन भागों में डिवाइड किया। उन्होंने कहा दुनिया भर में अथॉरिटी को आप तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। पहला होता है लीगल अथॉरिटी, मतलब फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी या लीगल अथॉरिटी, कुछ भी मान लीजिए। सेकंड वन इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी, और एक होता है करिज्मेटिक अथॉरिटी। दुनिया में तीन तरह की अथॉरिटी होती हैं, ट्रेडिशनल, लीगल और करिज्मेटिक अथॉरिटी। थोड़ा थोड़ा को बता देता हूँ। देखिए, ट्रेडिशनल अथॉरिटी तो बड़ा आसान है, उसमें तो कोई ज्यादा समस्या यहाँ पे है ही नहीं। ट्रेडिशनल अथॉरिटी में मतलब समझ लीजिए कि वो अथॉरिटी होती है जो कल्चरल पैटर्न्स को फॉलो करती हैं, पहले से जो कल्चर चला आ रहा है उसी को फॉलो करती हैं, उसमें ज्यादा चेंजेस वगैरह नहीं करते हैं। मेजोरिटी जो पॉपुलेशन होती है उन प्रिंसिपल्स के अंदर, कल्चरल वैल्यूज के अंदर पहले से ही भरोसा करती है। तो वो जो नए लीडर्स आते हैं वो भी उसी को फॉलो करते हैं। तो इसमें एक अनरिटन रूल्स होते हैं बेसिकली, और ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो है इसको ही बोला जाता है। और ट्रेडिशन, कल्चर, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हो, एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, और आप इसको इंडियन सोसाइटी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, पेट्रियार्की का एग्जाम्पल दिया गया है। पेट्रियार्कल वैल्यूज, पेट्रियार्कल एटीट्यूड और पेट्रियार्कल जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं वो हजारों साल से इंडिया में चली आ रही हैं। एक जो हाउस होल्ड होता है, घर होता है, वहां पे जो फादर होते हैं, ठीक है, या फिर जो एल्डेस्ट मेल होते हैं, उनके हाथ में अथॉरिटी होती है। जो
मेल लाइन होती है समाज में, पैट्रियार्की के अंदर, जो पितृत्व जो समाज होता है, वहां पे मेल लाइन में ही प्रॉपर्टीज वगैरह इनहेरिटेंस ट्रांसफर होता है। गर्ल्स जो होती हैं वो अपने फादर का सरनेम ही यूज करती हैं। वीमेन अपने हस्बैंड का सरनेम यूज करती हैं। इवन कई मराठी सिंधी कम्युनिटीज के अंदर तो शादी के बाद लड़की का नाम भी चेंज कर दिया जाता है, उसका नाम चेंज हो जाता है। तो ये एक पेट्रियोर्कल हिस्टोरिकल कल्चरल नॉर्म है हमारे यहाँ पे। और ये हमारी साइकी के अंदर, हमारे दिमाग में इतना घुस गया है कि आप इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते। और जो मेजर अथॉरिटीज होती हैं वो इनको ही आराम से फॉलो करती हैं, तो उसको कोई क्वेश्चन नहीं करता है। तो दैट इज योर ट्रेडिशनल अथॉरिटी। लेकिन ट्रेडिशनल अथॉरिटी के बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। ट्रेडिशनल अथॉरिटी के अंदर एक तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि समाज में चेंजेस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आप चेंज होना ही नहीं चाहते। कुछ जो नए आइडियाज होते हैं समाज में वो आपके कल्चर का पार्ट नहीं बन पाते हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये कह के अरे ये तो हमारे कल्चर का पार्ट ही नहीं है। जबकि कल्चर अपने आप में ही अडोप्टेड होता है, कल्चर अपने आप में ही एवोल्यूशनरी होता है, और कल्चर अपने आप में ही अडोप्टेड होता है। कल्चरल वैल्यूज को हमेशा अडोप्ट किया जाता है बाहर के कल्चर से। बाहर के कल्चर आपके कल्चर को अडोप्ट करते हैं कुछ चीजों को, और ये एवोल्यूशनरी होता है। ठीक है, जैसे हमारी जो कल्चर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम लोग फूड कहते हैं, फूड हमारे कल्चर का बड़ा इंटीग्रल पार्ट है। लैंग्वेज किसी कल्चर का बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है। रिलीजन किसी कल्चर का बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है। फेस्टिवल्स वगैरह जो हम लोग करते हैं, जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, सब हमारे कल्चर का पार्ट है। तो कितना सारे फूड ऐसे हैं जो इंडियन है ही नहीं, और इसको हम लोग रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं। कितने सारे फूड ऐसे थे जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत पॉपुलर थे, जैसे इडली सांबर वगैरह, आजकल नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में खाए जाते हैं। बहुत सारे गोलगप्पे वगैरह नदर्न पार्ट में ज़्यादा फेमस थे, अभी वहाँ चले गए। समोसा, हम लोग आलू खाते हैं, हम लोग, हमारे इंटीग्रल पार्ट है आलू। आलू इंडिया का तो नहीं है, बाहर से ही आया था। चाय हम लोग पीते हैं, ये भी हम लोग बाहर से ही लेके आए थे। ऐसी हमारी बहुत सारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं जो हम लोग ने बाहर से अडोप्ट की हैं। लेकिन ट्रेडिशनल, अगर आप बहुत ज्यादा रहते हो, रिजिड रहते हो ट्रेडिशन को लेके, तो नई नई वैल्यूज यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाती हैं। और जो पुरानी प्रैक्टिसेस के अंदर जो ड्रॉबैक्स होते थे, ये इस तरह के लीडर्स उन्हीं को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये इसका एक बड़ा ड्रॉबैक है। सेकंड टाइप जो अथॉरिटी होती है उसे बोलते हैं लीगल अथॉरिटी। तो लीगल अथॉरिटी में सिंपल सी बात है, जो लीडर्स होते हैं, जो अथॉरिटी होते हैं, वो काफी ब्यूरोक्रेटिक नेचर के होते हैं, और हमेशा लॉ को इंस्पिरेशन मान के अपनी पावर को डिराइव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, रूल्स रेगुलेशन से जो कि रिटर्न होते हैं, उनसे अपनी जो है वो लेते हैं, रेगुलेशंस करते हैं जो भी। तो रूल ऑफ लॉ बेसिकली आप यहाँ पे कह सकते हो डोमिनेट करता है, रूल ऑफ लॉ। और आज के टाइम में मोस्टली जो सोसाइटी जो है इस रूल ऑफ लॉ के आसपास ही घूमती है, अपार्ट फ्रॉम द डिक्टेटर्स। ठीक है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन के अराउंड जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जैसे हमारे यहाँ पे सीआरपीसी, आईपीसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट चलती है। तो एक प्रॉपर प्रोसीजर यहाँ पे दिया होता है, उस प्रोसीजर को ही ये जो लोग हैं फॉलो करते हैं। ज्यादातर समाज में इस तरह की अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया जाता है एज अ रिस्पेक्ट के तौर पे, क्योंकि इस तरह की अथॉरिटी ज्यादा कॉम्पिटेंट होती है और वो कानून के दायरे में रह के काम करती है। लेकिन इसका बड़ा नुकसान ये होता है कि यहाँ पे इंडिविजुअल्स की जो पावर होती है उसको ब्यूरोक्रेटिक पावर के द्वारा डोमिनेट कर दिया जाता है, और कई बार रूल्स इतने ज्यादा सख्त हो जाते हैं, रेगुलेशन इतने ज्यादा टाइट हो जाते हैं कि उन रेगुलेशंस का यूज करके लोगों को दबाया जा सकता है, सप्रेस किया जा सकता है। क्योंकि आपका कहना है कि हम तो रूल के हिसाब से चल रहे हैं, उसमें इमोशंस की उतनी वैल्यू नहीं होती है, एथिक्स की उतनी वैल्यू नहीं होती है, मोरल्स की उतनी वैल्यू नहीं होती है, लॉज की ज्यादा वैल्यू यहाँ पे हो जाती है। तो दैट इज योर लीगल अथॉरिटी। तीसरा जो अपने पास आता है उसे बोलते हैं करिज्मेटिक अथॉरिटी, या करिज्मेटिक जो है लीडरशिप की हम लोग बात करते हैं। और ये पर्सनैलिटी बेसिकली किसी एक पर्सन के अराउंड घूमती है, एक ही आदमी के आसपास घूमती है। और ये जो करिश्मा होता है ना, ये एक गिफ्ट के जैसा होता है, एक टैलेंट के जैसा होता है। ये आपको कोई ऐसा सिखा नहीं सकता, ये आपके अंदर ही होता है, वो खुद से निकालना पड़ता है। एक करिज्मेटिक लीडर के अंदर लोग ऐसा मानते हैं कि उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर होती है, वो एक सुपर ह्यूमन है, और एक्सेप्शनल क्वालिटीज उसके अंदर में होती हैं, और आप उनकी अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। हालांकि आज के टाइम में जो समाज आप देखते हैं, ठीक है, वो समाज किसी एक पर्सनैलिटी के या फिर एक रूल के आसपास नहीं घूमता है, तीनों का कहीं ना कहीं मिक्सचर होता है। समाज के अंदर ट्रेडिशनल वैल्यूज की भी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, ऑफ कोर्स। और हम लोग ओपन टू चेंज भी होते हैं,
अगर लगता है कुछ चीज़ अडेप्ट करनी है तो अडेप्ट भी कर लेते हैं। जैसे आज के टाइम में अगर हम लोग देखें, जैसे एलजीबीटी राइट्स की हम लोग बात करते हैं, राइट, एलजीबीटी क्यू राइट्स की बात करते हैं, गे राइट्स की बात करते हैं, तो इन आइडियाज़ को कितना ओपनली एक्सेप्ट किया जाता है। और क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में सब कुछ इंटरकनेक्टेड हो गया है, तो बहुत सारे आइडियाज़ वेस्ट से इंडिया की तरफ आ रहे हैं, ईस्ट की तरफ आ रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी ऑफ कोर्स रहती ही है समाज में। उसके अलावा लीगल अथॉरिटी तो है ही है भैया, हमारे पास रूल्स रेगुलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी मिक्स होता है। और करिज्मेटिक पर्सनैलिटी का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। जैसे अगर आप आज के टाइम में समय में बात करें, हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, वह करिज्मेटिक पर्सनैलिटी का जो है आप थोड़ा सा पार्ट मान सकते हो। इसके बाद थोड़ा आगे हम लोग बात करेंगे। तो करिज्मेटिक पर्सनैलिटी बेसिकली एक एक्सेप्शनल, अनयूजुअल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडरशिप के आसपास घूमती हैं। और ये बेसिकली काफी सब्जेक्टिव होता है। कुछ लोग इन पर्सनैलिटीज को बहुत ज्यादा करिज्मेटिक मान सकते हैं, कुछ लोग इनको उतना ही ज्यादा हेट भी कर सकते हैं, जिस तरह की पर्सनैलिटी होती है। तो करिज्मेटिक लीडर लोगों के द्वारा भगवान के जैसा भी और एक दर्जा उनको दे दिया जाता है, ठीक है। आजकल जिसे आप लोग भक्त कहते हैं, तो आप कोई किसी का भी भक्त हो सकता है, राइट, किसी भी लीडर का भक्त हो सकता है। हमारे यहाँ पे जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो पर्सनैलिटीज हैं, लोग उनके भी भक्त होते हैं, उनके भी मंदिर बना दिए जाते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स के भी लोग भक्त होते हैं। और जो बाबा लोग हैं हमारे यहाँ पे, जो रिलीजियस गुरु होते हैं, उनके भी भक्त होते हैं लोग। तो एक भक्ति टाइप का कल्ट बन जाता है बेसिकली, और आप इनको क्वेश्चन नहीं कर सकते अगर आप इनके फॉलोवर हैं तो। इस तरह की चीजें डेफिनेटली यहाँ पे चलती हैं। करिज्मेटिक अथॉरिटी बिलीव इन द पर्सनल एंड द इफेक्टिव डिवोशन ऑफ द फॉलोअर्स। उसमें कोई सवाल जवाब नहीं होता है। अब उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे ना मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो है ये बात करने की कोशिश की है इस आर्टिकल में। तो इनका कहना है कि भैया क्या मोदी जी एक इस तरह के करिज्मेटिक लीडर हैं? तो बेसिकली ये एक सब्जेक्टिव मैटर हो सकता है, और ऐसा वेबर खुद कह रहे हैं कि कोई करिज्मेटिक लीडर थ्रू आउट द सोसाइटी होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोगों के मन में यस हो सकते हैं, कुछ लोगों के मन में नहीं भी हो सकते हैं। जैसे अगर आप मोदी जी की बात करें, तो चाहे प्री पोल हो चाहे पोस्ट पोल हो, जब भी वो रैली करते हैं हजारों की संख्या में लोग जुड़ते हैं। वर्ल्ड ओवर जितने भी सर्वे किए जाते हैं उसमें बोला जाता है कि मोदी जी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर अमंगस्ट इस पॉपुलेशन, राइट। और उनके आसपास बहुत सारी स्टोरीज भी घूमती हैं कि जैसे भैया उन्होंने गाजा में वॉर रुकवा दिया, उस तरह की चीजें। मार्केट से मनी लॉन्ड्रिंग को खत्म कर दिया, टेररिस्ट को खत्म कर दिया, करप्शन देश में नहीं रहा। इस तरह की बहुत सारी चीजें उनके आसपास घूमती हैं। अब उसके अंदर कितनी, कुछ लोग उनका मसीहा टाइप का मानते हैं, ब्लाइंड फॉलोइंग उनकी है ऑफ कोर्स बहुत सारी जगह पे। तो ये एक करिज्मेटिक लीडर का बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जहाँ पे आम आदमी सिर्फ अपने लीडर पे बिलीव करते हैं, वो जो कहते हैं उनको डिवोशन करते हैं। कभी भी उनकी बातों का फैक्ट चेक नहीं किया जाता है इस तरह के करिज्मेटिक लीडर्स का। सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी ही अपने आप में जो है काफी होती है। तो इस तरह की जो फॉलोइंग होती है वो आउट ऑफ पैशन ज्यादा होती है, इंटेलेक्ट कम होती है। आउट ऑफ पैशन मतलब बस आप कल्ट हो, ठीक है। कोई भी किसी का एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे आप यहाँ पे इंदिरा गांधी जी का एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। जब एक जमाने में इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी तो शी यूज टू बी लाइक अ कल्ट, और कहा जाता था उस समय इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो उनकी कल्ट फॉलोइंग थी, एकदम ब्लाइंड फॉलोवर्स थे। जैसे आज के टाइम में जो है मोदी जी क्या बात कर सकते हो, ब्लाइंड फॉलोवर्स, ठीक है। वो जो कहते हैं वही सच है, फैक्ट चेक कोई नहीं करता है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है जो बोला गया है वो कोई नहीं करता है। सिर्फ इस तरह की चीजें यहाँ पे जो है की जाती हैं। अब ये जो करिज्मेटिक लीडर्स हैं, अ, इनके राइज के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे अगर आप जो हिटलर का यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी की हार हुई तो उस समय जर्मनी बहुत बॉटम पे था। और तो बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं लोगों को कि ये हो जाएगा, जर्मनी वर्ल्ड पावर बन जाएगा, तो लोग ऐसे लीडर को फॉलो करने लगते हैं जो उनको सुहाने सपने दिखाते हैं, एक यूटोपियन वर्ल्ड उनको जो दिखाते हैं। जैसे यूपीए अलायंस थी, जब मनमोहन सिंह जी थे, तो उनके सेकंड टेन्योर काफी ज्यादा करप्ट रहा। बहुत सारे करप्ट एलिगेशंस उनके ऊपर लगे, कुछ काम ढंग से देश में हो नहीं रहा था एंड ऑल दैट, वो सब चीजें हो रही थी। तो उस समय पे एक लीडर के रूप में जो है मोदी जी उभरे, और उस तरह का एक सपना दिखाया लोगों को कि ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, करप्शन खत्म हो जाएगा, वर्ल्ड लीडर बन जाएंगे, विश्व गुरु एंड ऑल दैट। एंड बहुत सारी पॉपुलेशन ने उनको फॉलो किया डेफिनेटली, और बहुत सारे लोग उनको एक करिज्मेटिक लीडर के तौर पे अपना डिवोशनल रूप में उनको देखते हैं। ऐसी बहुत सारी पर्सनालिटीज जो है आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हो। जैसे नेहरू जी इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी करिज्मेटिक पर्सनालिटी। फिर बाद में जो है इंदिरा जी हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में आई। उसी दौरान जो है सुभाष चंद्र बोस जी हालांकि उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, बिकॉज उनकी अनटाइमली डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली।
लेकिन ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी करिज्मेटिक लीडर। इवन आज भी बहुत सारे लोग उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं डिफरेंट तरीके से। मोदी जी जो है पर्सनल आज के टाइम में आप कह सकते हो एक करिज्मेटिक लीडर हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो राहुल गांधी जी को भी एक करिज्मेटिक लीडर मानते हो। अलग अलग देशों में जैसे मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, ठीक है, ये सब लोग एक करिज्मेटिक लीडर रहे। बुश एक करिज्मेटिक लीडर रहे, अब ओबामा एक करिज्मेटिक लीडर रहे। बहुत सारे लोगों का आप यहाँ पे डेफिनेटली एग्जांपल दे सकते हो। अब ये जरूरी नहीं है कि जो करिज्मेटिक लीडर होते हैं वो हमेशा नेगेटिव ही होते हैं या हमेशा पॉजिटिव होते हैं, वो डिपेंड करता है उस लीडर के ऊपर भी। वो डिपेंड करता है, जैसे सद्दाम हुसैन, अडोल्फ हिटलर, दे वर ऑल्सो वेरी करिज्मेटिक पर्सनैलिटी, लेकिन दे डिड नॉट फॉलो एथिक्स मोरालिटी। वो डिक्टेटरशिप वाली साइड में चले गए, मिसयूज किया अपनी पावर का, करिश्मा का मिसयूज उन्होंने किया, रैशनल थॉट को उन्होंने साइड में कर दिया। वहीं नेशनल मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी जी वॉज ऑल्सो वेरी करिज्मेटिक लीडर। महात्मा गांधी जी के लोग दर्शन करने आया करते थे बहुत दूर दूर से। तो उन्होंने एक मोरालिटी एथिक्स को फॉलो करते हुए उस तरह की चीजें किया। ये सब चीजें डेफिनेटली होती हैं, लेकिन करिज्मेटिक लीडर की एक बड़ी ही एक ड्रॉबैक ये होता है, चाहे कोई भी हो, करिज्मेटिक लीडर जो है वो रियलिटी को डिस्टोर्ट कर देते हैं। और कई बार वो खुद से करते हैं, कई बार बिना करे खुद ही हो जाती है। क्योंकि करिज्मेटिक लीडर जो भी बोलते हैं वो हमेशा सच मान लिया जाता है। अब उसकी वजह से ना रियलिटी डिस्टोर्ट हो जाती है दोनों के चक्कर में, क्योंकि जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, जो फॉलोअर्स सुनना चाहते हैं वही लीडर बोलता है, राइट। और जो लीडर बोलता है वही फॉलोअर्स भी बोलते हैं। तो दोनों ही केस में रियलिटी डिस्टोर्ट हो जाती है। यहाँ पे एक एग्जांपल जो है आपको मैं देके चलूंगा, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आजकल काफी पॉपुलर चल रहा है। जैसे इंदिरा गांधी जी के जो पति थे फिरोज गांधी जी, ठीक है, फिरोज गांधी जी वॉज, तो इनका नाम था फिरोज जहांगीर फिरोज गांधी था इनका नाम, ठीक है। ही वॉज अ पारसी, ओके, बट बिकॉज ऐसा कुछ लीडर्स की तरह बोला गया, व्हाट्सएप एंड ऑल दैट, कि ही वॉज अ मुस्लिम। तो मोस्ट लोग मानते हैं अरे वो तो मुस्लिम थे, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ही वॉज अ पारसी। तो इससे ना रियलिटी डिस्टोर्ट हो गई। फॉलोअर्स मानते हैं कि वो पारसी हैं, और क्योंकि फॉलोअर्स ऐसा मानना चाहते हैं तो लीडर भी ऐसे ही बोल देते हैं, राइट। तो उस तरह की चीजें जो हैं जब चलती हैं, जैसे अम्बेडकर जी के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है लीडर्स के द्वारा, लोग सुनना पसंद करते हैं, वो लोग बोल भी लेते हैं, इस तरह की चीजें। तो बेसिकली दैट वाज ऑल अबाउट दिस होल पर्सनालिटी थिंग, जिसकी वजह से बहुत बार पॉजिटिव चेंजेस भी आते हैं, बहुत बार नेगेटिव चेंजेस भी आते हैं। लेकिन एक समाज जो है वो तीनों ही साइड से मिलके बना है। और जिस तरह से हम लोग जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी में ऐसा माना जाता था पहले कि करिज्मेटिक लीडर्स नहीं होते, बट डेमोक्रेसी के अंदर भी करिज्मेटिक लीडर्स होते हैं, जहां पे एक आदमी को मोस्टली फॉलो किया जाता है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्चुअली ऑल दीज थिंग्स। ट्रेडिशनल अथॉरिटी भी होती है, लीगल अथॉरिटी भी होती है, और करिज्मेटिक अथॉरिटी, तीनों के मिक्सचर से ही आज के समय में समाज आपको देखने को मिलते हैं। जैसे ट्रम्प की आप बात कर सकते हो, राइट, उनके भी इसी तरह की फॉलोवर्स होते हैं। तो ही इज ऑल्सो वेरी करिज्मेटिक लीडर, मे बी इन अ नेगेटिव सेंस फॉर सम पीपल, पॉजिटिव सेंस इन सम अदर पीपल सेंस, तो ऐसा हो सकता है, राइट। चलिए, आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, थोड़ा मजा आएगा। चलिए जी, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर मार्केटिंग के बारे में। तो बेसिकली ऐसा एक आइडिया है कि गवर्नमेंट अभी कुछ नया करने का सोच रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी कुछ नया कानून, फार्म लॉ, देखिए 3 फार्म लॉ तो पहले लेके आई थी सरकार, है ना, वो तो वापस लेने पड़े बिकॉज ऑफ द फार्मर्स प्रोटेस्ट। अभी सरकार एक नया फार्म लॉ लेके आने की सोच रही है, और उसमें आइडिया ये है कि इंटर स्टेट ट्रेडिंग, यानी कि फार्मर जो हैं वो अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट के अंदर भी अपनी क्रॉप्स को बेच सकते हैं, और उसमें किसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा। देखिए, वैसे तो एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन जो इंटर स्टेट ट्रेड होती है वो एक सेंट्रल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सरकार कानून बना सकती है बाय यूजिंग आर्टिकल 307। आर्टिकल 307 क्या कहता है? पार्लियामेंट में बाय लॉ अपॉइंट सच अथॉरिटी एज इट कंसीडर्स appropriate for carrying out the purpose of the article 301, 302, 303, 304। और 301, 2, 3, 4 क्या कहता है? ये कहता है फ्रीडम ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स एज वेल एज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो इन आर्टिकल्स का यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया कानून बना सकती है। इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में जो क्रॉप्स के रेट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं,
क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एमएसपी, स्टेट गवर्नमेंट्स भी ऊपर से अपना खुद का एमएसपी डिसाइड करती है। अब सभी स्टेट्स में तो इंडिया में एमएसपी है भी नहीं, राइट, कुछ ही स्टेट्स के अंदर है। तो उसकी वजह से जो क्रॉप्स हैं उनके रेट्स, प्राइसेस जो है डिफरेंट नजर आते हैं। इंडिया में एक सरकार ने कुछ साल पहले एक नया प्रोग्राम चलाया था, ई नैम करके। ठीक है, ई नैम क्या करता था, वो ये कहता था कि इंडिया में ये एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल था, जिसमें इंडिया की सभी मार्केट को, जो एपीएमसी मंडी है बेसिकली, उनको इंटीग्रेट किया जाना था, ताकि फार्मर्स को दूसरी मंडी के रेट्स भी पता चल जाएं। अब ये बड़ा धूमधाम से इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन ई नाम उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जो इंटर स्टेट मंडीज हैं, मार्केट्स हैं, उनको ज्यादा इंटीग्रेट नहीं कर पाया। अभी तक इंडिया में सिर्फ 14% फार्मर्स ही ई नाम मार्केटिंग के अंदर में इंक्लूड किए गए हैं, और सिर्फ 8% एपीएमसी मंडी ही इसके अंदर में इंक्लूड की गई हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है ई नाम के सामने। एक तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, फार्मर्स खुद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ई नाम के अंदर में। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि फार्मर्स यूजली क्या प्रेफर करते हैं, जो लोकल इंटरमीडियरीज होते हैं, लोकल आड़ती होते हैं, लोकल मनी लैंडर्स होते हैं, उनको ही अपनी क्रॉप्स बेच देते हैं, है ना, क्योंकि उनसे वो टाइम टू टाइम पैसा उधार लेते रहते हैं। तो इसलिए ई नाम फार्मर्स खुद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और हमारे यहाँ पे क्या ना, अवेयरनेस ही भी नहीं है ना बहुत सारे फार्मर्स को, और इलिटरेसी है फार्मर्स के अंदर में, तो इस तरह के पोर्टल्स का हम लोग यूज नहीं करते हैं। और ई नाम के अंदर क्या होता है ना, डिजिटल पेमेंट्स यूज की जाती हैं। और डिजिटल पेमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा बैरियर है इन टर्म्स ऑफ फार्मर्स, क्योंकि एक तो उनको पता भी नहीं है, डिजिटल इलिटरेसी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप हर पेमेंट के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करोगे, तो इससे जो मिडिल मैन होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, उनको नुकसान है। अभी क्या होता है, प्रेजेंटली बहुत सारा काम कैश में होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। ऑनलाइन अगर होगा तो ये इंटरमीडियरी जो है ट्रेडर्स, वो टैक्स ब्रैकेट के अंदर में आ सकते हैं, और ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसकी वजह हमारे चैलेंजेस हैं कि ई नाम उतना डेवलप नहीं हो पाया। तो क्या क्या सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो वही सिंपल सिंपल चीजें हैं, कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन ऐसा मुझे नजर नहीं आया, बट फिर भी अब यह कह सकते हो कि यस डेफिनेटली, बैंकिंग जो अकाउंट्स हैं इनका ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए, ई नाम मार्केट को जो है वो और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, जो ट्रेडिंग करने का ट्रेडिशनल तरीके हैं, कन्वेंशनल तरीके हैं, उनसे छुटकारा पाया जाए भैया। ठीक है, और एपीएमसी मंडी के अंदर जो मिडल मैन है, इनके साथ थोड़ा सा बातचीत किया जाए, और इनको बताया जाए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कितने ज़्यादा बेनिफिट हैं। फार्मर्स के अंदर ये अवेयरनेस फैलाई जाए कि आग इंटर स्टेट अपनी क्रॉप्स को अगर बेचोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ताकि वहाँ से जो रिलक्टेंस है फार्मर से, वो थोड़ा दूर हो। तो ये कुछ कुछ सोल्यूशन डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं इस मार्केटिंग वाले केस में। आगे बढ़ें थोड़ा सा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो कहता है, व्हाट डज द प्रेसिडेंट इब्राहिम रेजीज पासिंग मीन फॉर द फ्यूचर ऑफ ईरान। तो बेसिकली इनकी अनफॉर्चुनेटली बड़ी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हो गई, इनके साथ कुछ और इनके मिनिस्टर्स भी थे। तो भाई जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ चला जाए, कब चला जाए, कैसे चला जाए। घर से निकलते हैं, ये सोचते हैं कि अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन घर से निकलते हैं बाहर तो एक्सीडेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है। तो इसीलिए थोड़ा सा सोच समझदारी से जो है चीज़ें करें। और जैसा गांधी जी का कहना था कि लाइफ ऐसे जियो तक आपका ये आखिरी दिन हो, ठीक है, ऐसे अच्छा बिहेव करिए। एनीवेज, तो इनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। और ईरान की अगर सोसाइटी या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो 1979 के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था ईरान के अंदर, जहाँ पे कंजर्वेटिव्स थे जो, वो पावर में आए। तो आज के समय में भी ईरान को आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हो। पहले वहाँ पे कंजर्वेटिव्स होते हैं जो कि 79 रेवोल्यूशन को बिल्कुल जबरदस्त तरीके से फॉलो करते हैं, जो शियाज की जो वैल्यूज हैं उसको फॉलो करते हैं, स्टेट रिलीजन को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, और ये काफी ट्रेडिशनलिस्ट है बेसिकली, शरिया लॉ को फॉलो करते हैं। एक ये हो गया। दूसरा, और इवन ये जो कंजर्वेटिव्स हैं, कई ये और ज्यादा कंजर्वेटिव होते चले जा रहे हैं, क्योंकि कई सारी ऐसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट हुई, जैसे गाजा के ऊपर अटैक हुआ, अमेरिका ने सैंक्शंस वगैरह लगाए पैलेस्टीन इश्यूज के बारे में। और आज के समय में ईरान की पॉलिटिक्स के अंदर कंजर्वेटिव काफी ज्यादा डोमिनेट करते हैं। तो इनके जो रिलीजियस लीडर हैं, खोमेनी जी, उनके अंडर में सब कुछ होता है। दूसरे तरह का जो पॉलिटिकल फोर्स है ईरान के अंदर, वो है रिफॉर्मिस्ट है।
देखिए रिफॉर्मिस्ट भी बहुत हद तक रेवोल्यूशन को फॉलो करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, और वो शिया को अपना जो है अपना स्टेट रिलीजन भी मानते हैं, लेकिन वो थोड़े से लिबरल होते हैं। जैसे वीमेन राइट को थोड़ा सपोर्ट करना, सिविल सोसाइटी को थोड़ा सपोर्ट करना, ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करना, और वेस्टर्न कंट्री के साथ थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से बात करने में बिलीव करते हैं। बट ईरान के अंदर ज्यादातर जो ट्रेडिशनलिस्ट या कंजर्वेटिव्स हैं वो ज्यादा डोमिनेट करते हैं। ईरान के प्रेसिडेंट की अगर बात करें, मिस्टर रईसी की बात करें, तो ये भी काफी ज्यादा अथॉरिटी पे बिलीव करते थे। हालांकि ईरान के अंदर जो सुप्रीम पावर होती है वो सुप्रीम लीडर के हाथ में होती है, जो कि रिलीजियस लीडर हैं, उनके नीचे जो है प्रेसिडेंट काम करते हैं। बट फिर भी प्रेसिडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रेसिडेंट जो है वहाँ के लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक लीडर का काम करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को, मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, और वर्ल्ड लीडर्स के साथ जब बात करनी होती है तो प्रेसिडेंट ही करते हैं। फॉरेन पॉलिसी में इनका काफी बड़ा डिसीजन होता है। और अगर आप रईसी जी की बात करें तो यस, इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही कि सऊदी अरेबिया के साथ इन्होंने पीस अग्रीमेंट किया। हालांकि ग्राउंड पे उतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा ये अग्रीमेंट, बट फिर भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इनकी रही, जो कि चाइना की हेल्प से वो अग्रीमेंट सारा कुछ यहाँ पे हुआ था। लेकिन रईसी जी ने पिछले अपने टेन्योर के दौरान काफी ज्यादा हार्ड लाइन डिसीजन इन्होंने लिए। जैसे हिजबुल्ला, हुथी और हमास, 3H बोलते हैं इसको, ये इनको सपोर्ट करते हैं। हुथीज आपको पता है यमन के अंदर सपोर्ट करते हैं, जो कि रेड सी के अंदर अटैक वगैरह होते हैं वो सब यूथीज के द्वारा ही किए जाते हैं। हमास तो जो है गाजा के अंदर इस सुपर एक्टिव, इसको भी सपोर्ट करते हैं। हिजबुल्ला जो कि सीरिया के अंदर में काम करता है, उसको भी सपोर्ट करते हैं। तो हार्ड लाइंस, यानी कि एंटी वेस्ट, एंटी इसराइल जो ग्रुप हैं, उनको ये ओपनली सपोर्ट करते हैं। इवन जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो भी कंटिन्यू इन्होंने किया। 2022 के अंदर जब यूक्रेन के ऊपर अटैक किया गया रशिया के द्वारा, उस समय इन्होंने रशिया को सपोर्ट किया, तो ये भी हार्ड लाइन स्टैंड इन्होंने लिया। इवन 2022 के अंदर जब ईरान के अंदर लार्ज स्केल प्रोटेस्ट हुए, वहां पे एक यंग वीमन थी, महासा अमीनी, पब्लिक के अंदर वो, उन्होंने हिजाब नहीं पहन रखा था, मतलब सर को कवर नहीं किया हुआ था। इनकी डेथ हो गई, कस्टोडियल डेथ हुई इनकी। जब उनके अगेंस्ट में उनके मतलब इनके सपोर्ट में जब लार्ज स्केल प्रोटेस्ट हुए ऑल ओवर ईरान, ईरान, तब भी वहां पे जो है ब्रूटल क्रैकडाउन किया गया पुलिस के द्वारा। तो उस एक तरीके से देखा जाए तो रेसी जो है वो काफी हार्ड लाइन अप्रोच को रखते थे, सपोर्ट करते थे। लेकिन अब उनकी डेथ हो गई है, तो मिडल ईस्ट के अंदर क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे फ्यूचर में, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। और इंडिया ईरान के रिलेशन के बारे में इस कॉन्टेक्स्ट में आप थोड़ा सा बात कर सकते हो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। देखिए वैसे तो इंडिया ईरान के रिलेशन बहुत हिस्टोरिकल हैं, बहुत कल्चरल हैं। इवन स्पेशली अगर आप नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की बात करें, सम जैसे पंजाब प्रोविंस है पाकिस्तान के अंदर, यहाँ की बात करें, एंशियंट टाइम में बहुत सारा माइग्रेशन जो है वो ईरान वाली साइड से हुआ यहाँ पे। तो एक कल्चरल टाइज तो बेसिकली हमारे बीच में है ही। पर्शियन कल्चर भी इंडिया में आज भी एग्जिस्ट करता है। लैंग्वेज, आर्ट, अगर आप कभी लीगल वर्क करने जाते हो, कभी कोर्ट कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे, वैसे भगवान की दया से ना ही लगे तो अच्छा ही है, फिर भी अगर कभी लगे कोई डॉक्यूमेंट बनवाना पड़े, आपको वहां पे नजर आएगा कि पारसी जो पर्शियन जो कल्चर का लैंग्वेज है, कितना सारा हम लोग अपने लीगल सिस्टम में आज भी पर्शियन लैंग्वेज का यूज करते हैं, आपको देखने को मिलेगा। आप सिंपली एक अपना एक रेंट एग्रीमेंट बनवाने जाना, उस रेंट अग्रीमेंट के अंदर भी आपको बहुत सारा पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। कॉलोनियल पीरियड के दौरान भी हमारे बीच में रिलेशन जो है ठीक ठाक रहे। फिर कोल्ड वॉर हुआ, अमेरिका उसमें एक तरफ था, और वर्सेस यूएसएसआर, और उस समय ईरान और इंडिया दोनों ही नाम ग्रुप का पार्ट थे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हम लोगों ने पार्ट रखा। लेकिन फिर बाद में थोड़ा सा चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई। हालांकि 1950 के अंदर हम लोगों ने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी किया। तेहरान डिक्लेरेशन हम लोगों ने 2001 के अंदर किया, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2003 के अंदर किया। और अच्छा रिलेशन हमारे बीच में रहा काफी लंबे समय तक, अभी भी है, ऐसी बात नहीं है। बट फिर भी 2018 में हुआ ये कि अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए, और 2018 के बाद से हम लोग ईरान से ऑयल खरीदना हम लोगों ने बंद कर दिया है, अमेरिका के प्रेशर में, क्योंकि इकोनॉमिक सैंक्शंस की वजह से। दिक्कतें तब होनी शुरू हुई जब इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील हुआ, और उसके बाद हमारे रिलेशन थोड़े से ईरान के साथ खराब होने शुरू हो गए। और ये ऑन एंड ऑफ चलता है,
कुछ चीज़ों में खराब हैं, कुछ चीज़ों में अच्छे हैं। जैसे रिसेंटली जो है चबाहर के लिए हम लोगों ने एक लॉन्ग टर्म 10 ईयर प्रोजेक्ट पे अगली अग्रीमेंट किया है, तो इससे तो कहीं अच्छा ही नज़र आ रहा है। और अभी इंडिया ने ईरान से ऑयल परचेज करने की बात भी चल रही है, राइट। उस कॉन्टेक्स्ट में जो है थोड़े से रिलेशन इंप्रूव होने शुरू हुए हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी ने ईरान को विजिट किया था थोड़े समय पहले, तो रिलेशन अभी थोड़ा सा ट्रैक पे आ रहे हैं। क्योंकि ईरान का के अंदर चाइना का काफ़ी इन्फ्लुएंस नज़र आता है। लेकिन जो ईरान और चाइना की दोस्ती है ना, वो मजबूरी में ज़्यादा नज़र आ रही है। मजबूरी में ज़्यादा नज़र आ रही है, म्यूचुअल जो फ्रेंडशिप है वो थोड़ी कम है। क्योंकि यूएस से वर्सेस चाइना, वहां से वो सब रिलेशन आया है। जब तक चाइना का यूएस के साथ रिलेशन अच्छा खासा था, तो ईरान के साथ उतना अच्छा नहीं था। जब चाइना यूएस का बिगड़ गया भैया आपस में, तो वो भी थोड़े क्लोज आ गए, सिंपल सी बात है। तो ये सब चीजें चलती रहती है जियो पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, चलो एक आर्टिकल कराता हूँ आपको। आरबीआई इज प्रपोज्ड फ्रेमवर्क टू एडमिनिस्टर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। थोड़ा सी छोटा आर्टिकल है, लेकिन फिर भी काम का है, आपके काम आएगा। जब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे कोई बहुत लंबा रोड आपको बनाना है, कोई आपको ब्रिज बनाना है, पोर्ट बनानी है, तो ये बहुत लंबा समय लगता है इन प्रोजेक्ट्स में। 10 साल, 15 साल, 5 साल, लंबा लंबा समय लग जाता है। और उतना लंबा समय होने की वजह से बहुत सारी बार ये प्रोजेक्ट्स हैं इकोनॉमिकली वायबल नहीं रह पाते हैं, राइट। इतना खर्चा हो जाता है, इतना खर्चा हो जाता है इनको बनाते समय। 10 साल का प्रोजेक्ट है मान लो, आपको 10,000 करोड़ रुपया खर्चा करना है। अब भाई वो तो अभी तो बन ही रहा है ना, 10 साल तक तो प्रॉफिट तो नहीं आ रहा है ना। जब प्रॉफिट आएगा बहुत दूर, तो जेस्टेशन पीरियड बेसिकली बहुत ज्यादा है और इकोनॉमिकली अनवाइबल हो जाते हैं। बहुत बार कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के भाग जाते हैं, लेबर छोड़ के भाग जाती है, कंपनी बैंकरप्ट हो जाती हैं। 10 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। अब उसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं, राइट। और प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट रह जाते हैं। बहुत बार लैंड एक्विजिशन नहीं हो पाता, ये हमारे वहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है देश में। एनवायरमेंटल क्लियरेंस बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को नहीं मिल पाता। कई बार प्रोजेक्ट के साइज में चेंज हो जाता है। जैसे पहले आपने डिसाइड किया था कि आप जो है 100 किलोमीटर का रोड बनाओगे, जब प्रोजेक्ट शुरुआत में सैंक्शन हुआ था, और इसका प्रोजेक्ट दिया गया था आपको 3 साल का। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अरे नहीं भाई, 100 किलोमीटर का नहीं, हमें तो 200 किलोमीटर का बनाना है। तो उसका साइज ही चेंज हो गया। अब इसकी कॉस्ट भी चेंज होगी, क्लियरेंस भी चेंज होगा, नई नई लैंड अक्वायर करनी पड़ेगी। तो चीज़ें जो है वो अनअवेलेबल होना शुरू हो जाती हैं। और ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो को हमेशा लॉन्ग टर्म लोन की रिक्वायरमेंट होती है। शॉर्ट टर्म लोन से काम नहीं चलेगा। और इन ये लॉन्ग टर्म बैंक से मिल नहीं पाता। अगर मिल जाता है तो अनफॉर्चुनेटली एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है लेटर ऑन, क्योंकि कंपनीज डिफॉल्ट हो जाती हैं। अब इस तरह के दिक्कतें ना हो, उसके लिए अभी आरबीआई ने एक रिसेंटली प्रपोजल, अभी आया नहीं है लेकिन प्रपोजल्स के लिए सजेशंस मांगी है। 25 जून इसकी लास्ट डेट है। आप भी प्रपोजल देना चाहो तो दे सकते हो। तो इसमें आरबीआई का मेजर जो एम है, ऑब्जेक्टिव, वो यही है कि इस तरह के लॉसेस को जो है वो मिटिगेट किया जाए, कम से कम किया जाए। और आइडिया ये दिया गया है कि जितनी भी कॉस्ट होती है उस प्रोजेक्ट की, उसका 5% कंस्ट्रक्शन से पहले वो साइड में रख दिया जाए, ताकि अगर बाई चांस अगर प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाता है, तो उन लॉसेस को कंपनसेट एटलीस्ट कुछ तो हम लोग कर ही सकते हैं। जैसे हम लोग रिजर्व रखते हैं, CRR SLR वगैरह, उस तरह का इन्होंने कुछ सिस्टम बनाने की कोशिश की है। और आरबीआई का ये कहना है कि ये जो लोन है ना, वो स्टेजेस के बेसिस पे दिए जाएंगे। अब एक प्रोजेक्ट हमने चलाया, मान लो 5 साल का आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। अब वो हम पहले 6 महीने में क्या करेंगे, 1 साल में क्या करेंगे, फिर से 6 महीने में क्या करेंगे, फिर से 2 साल में क्या करेंगे। तो ये स्टेज होती हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर। लोन फ्यूचर में जो दिए जाएंगे ना, वो स्टेजेस के बेसिस पे दिए जाएंगे, रादर देन द फुल प्रोजेक्ट। और ये स्टेजेस के क्लियरेंस कौन देगा? अब बैंक भाई आपको पैसा दे रहा है, तो बैंक इंजीनियर्स को और आर्किटेक्ट्स को अपॉइंट करेगा। वो इस प्रोजेक्ट को स्टडी करेंगे, इसकी वायबिलिटी को ऑब्जर्व करेंगे, और उसके बेसिस पे फिर वो आपको क्लियरेंस देंगे, राइट। ये सब चीजें की जाएंगी। उसके अलावा बाई चांस अगर कोई प्रोजेक्ट डिले हो भी जाता है, तो ये कितना डिले होगा, ये भी बड़ी सोचने वाली बात है।
इसके अंदर ये कहा गया कि वो 85% जो प्रोजेक्ट का लाइफ टाइम था उससे ज्यादा डिले नहीं हो सकता। अगर इससे ज्यादा डिले होगा तो वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा और वो किसी और कंपनी को दे दिया जाएगा। ये फिलहाल सजेशंस दी गई हैं आरबीआई के द्वारा, ताकि इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो थोड़े से वायबल रहें और उतना ज्यादा नुकसान ना हो। उस कॉन्टेक्स्ट में जो है बात की गई है। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़े। क्लाइमेट चेंज पासिंग क्लाउड इन द इंडियन पॉलिटिक्स। आप भी देख ही रहे हैं, हम भी देख ही रहे हैं, इंडिया में जो रैली चलती हैं, पॉलिटिकल रैली चलती हैं, हार्डली किसी रैली के अंदर क्लाइमेट चेंज की बात होती है या फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात होती ही नहीं। सारा खेल इंडिया में रैलीज में कास्ट, रिलीजन, रीजन, जेंडर, ऑपोजिशन को गाली देना, हिस्ट्री में ये हो गया वो हो गया, इसी के आसपास बातें चलती हैं। थोड़ा बहुत कोई कोई पार्टी कभी कभी डेवलपमेंट जैसा नाम शब्द भी अपने मुंह से निकाल लेती हैं। बट इंडिया में ज्यादातर पॉलिटिक्स जो है वो इसी चीजों के आसपास चलती है, यू नो दिस वेरी वेल। उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है ये आर्टिकल यहाँ पे दिया गया है। तो इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स है इंडिया में, ठीक है, इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स है इंडिया में, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को बेसिकली इग्नोर ही किया जाता है। थोड़ा उस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल दिया गया है तो बता देता हूँ आपको। जैसे हमारे यहाँ पे दो मेजर पार्टी है, मान लो बीजेपी और कांग्रेस, इनका जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर हार्डली जो है क्लाइमेट के बारे में बात किया गया है। और अगर थोड़ा बहुत बात किया भी गया है तो वो लैंग्वेज बहुत वेग है जो मैनिफेस्टो के अंदर बात किया गया है। अब सोचने की बात है कि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज क्लाइमेट के बारे में बात क्यों नहीं करती। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसके पीछे है एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। कहानी ये है कि क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ग्रोथ, दोनों के बीच में एक जबरदस्त रिलेशन है। अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हो, जीडीपी ग्रोथ करते हो, तो उससे ग्रीन हाउस गैसेस तो रिलीज होंगी ही। ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होंगी तो क्लाइमेट चेंज होगा। तो अगर आपको क्लाइमेट चेंज की समस्या को दूर करना है तो कहीं ना कहीं आपकी डेवलपमेंट हैम्पर होती है। तो क्या इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट ग्रोथ या डेवलपमेंट को रिड्यूस कर सकती है? ऑफ कोर्स नॉट। और इसीलिए क्लाइमेट चेंज के बारे में उतना बात खुल के नहीं की जाती है। हालांकि सरकार अपने हिसाब से स्टेप लेती है बाद में, लेकिन ये जो ट्रेड ऑफ है ना डेवलपमेंट के बीच में और एनवायरमेंट के बीच में, ये खुल के बात नहीं कर सकते। सरकार ये तो नहीं कह सकती कि भैया मैं कोल माइंस को बंद कर दूंगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कह सकती, क्योंकि कोल माइंस के अंदर मिलियंस लोग जो है वो एम्प्लॉयड हैं। सरकार अचानक से ये नहीं कह सकती मैं डीजल व्हीकल को इंडिया में बंद कर दूंगा, कोई भी पार्टी नहीं कह सकती। यस, क्योंकि अगर आप ऐसा कहोगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा। तो क्लाइमेट चेंज इसलिए जो है थोड़ा सा साइडलाइनिंग हमारे यहाँ पे कर दिया जाता है। अब जैसे सोनम वांगचुक का रिसेंट केस हुआ लद्दाख के अंदर, मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज उस पर चुप रहीं, खुल के उनका सपोर्ट नहीं किया गया। इवन अपोजिशन पार्टीज ने भी खुल के उनका सपोर्ट नहीं किया। राइट, क्योंकि लद्दाख के अंदर जो सोलर या विंड जो पावर प्लांट्स लगाए गए हैं, उससे वहां पे एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगा ही, जीडीपी भी बढ़ेगा, ग्रोथ कुछ ना कुछ तो होगा। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी जो है खुल के सामने अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाती हैं। इस वजह से इंडिया में इलेक्शंस के दौरान क्लाइमेट चेंज की बात नहीं होती है, जबकि बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर स्पेशली पॉलिटिकल पावर्स बनाई गई हैं, ग्रीन पार्टीज उनको बोलते हैं, जो कि इसीलिए इसी एजेंडा पे काम करती हैं कि क्लाइमेट चेंज को रोकना है। और यही 2024 में हुआ, यही 2019 में हुआ, यही 2014 में हुआ। हर इलेक्शन के अंदर इंडिया के अंदर यही होता है। तो बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर यही घुमा फिरा के सेम ही बात बोली गई है कि इंडिया की जो पॉलिटिक पॉलिसी है, क्लाइमेट पॉलिसी है, उनके अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट करने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की जो प्रायोरिटीज हैं, उनसे ऐसा नजर आ रहा है कि स्टेप्स तो हम लोग ले ही रहे हैं, स्टेप्स की बात नहीं है। इंडिया इवन क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो स्टेप ले रहा है, दैट दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बट फिर भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर ओपनली हम लोग इन चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं, स्पेशली इलेक्शन के दौरान। लेकिन होनी चाहिए। जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है इंडिया में, इन चीजों को लेके काफी अवेयर है।
लेकिन फिर भी जब वोट देने की बात आती है तो हम लोग धर्म के नाम पे, राजनीति के नाम पे वोट देते हैं। देखिए, बात ऐसी है कि जब हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, इस तरह की पॉलिसीज की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म में वो बहुत बेनिफिशियल होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम लोग डीजल व्हीकल को बंद कर देते हैं मान लो, तो लॉन्ग टर्म में तो बेनिफिशियल है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म लॉस होगा, हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो हमारे यहाँ पे शॉर्ट टर्म गेन को ज्यादा फोकस किया जाता है रादर देन लॉन्ग टर्म बेनिफिट, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी चुप रहती है। हमारी जो नीड्स हैं समाज की लॉन्ग टर्म, और जो पॉलिटिकल नीड्स हैं शॉर्ट टर्म, क्योंकि उनका एक ही मकसद है, इलेक्शन जीतना। अब उसमें आप ये तो नहीं कह सकते कि 2050 में हमें ये बेनिफिट होगा, 2040 में ये बेनिफिट होगा। भाई वो तो फ्यूचर की बात है। लोग तो आज सुनना चाहते हैं, आज क्या होगा। इस सारे रीजन की वजह से क्लाइमेट जो डिस्कशंस हैं वो समाज में उतना नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो यही आर्टिकल के अंदर बेसिकली बताने की कोशिश की गई है। तो आज हम लोग इसको यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।